नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं, आज की चर्चा में हम इससे जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन देश के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बाइडेन ने ये कहा है कि संकट बड़ा है और रास्ता जो है वो मुश्किल है। अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, जो करना है वो फौरन करना है। लेकिन बाइडेन सरकार को इस बात का एहसास है कि नई सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते इतने आसान भी नहीं हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में डेमोक्रेट्स के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी की ताकत को देखते हुए डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन के लिए अपने घरेलू एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर पाना क्या इतना आसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पद संभालने के पहले 10 दिनों के अंदर बाइडेन ने कोरोना महामारी, बेबस अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय भेदभाव से संबंधित 4 अहम संकटों के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की बात कही है। पिछले दिनों जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए $1.9 ट्रिलियन के नए राहत पैकेज की शुरुआत भी की। इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान का नाम दिया जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी तेजी लाने के लिए ठोस योजना बनाई है और जैसा कि जो बाइडेन पहले ही वादा कर चुके हैं, पेरिस जलवायु समझौते में फिर से अमेरिका के शामिल होने और कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने समेत कई अहम आदेशों पर वो हस्ताक्षर करेंगे। और इसके साथ ही देश में अवैध रूप से रह रहे 1.1 करोड़ लोगों की नागरिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का कानून लाना भी बाइडेन सरकार के एजेंडे में शामिल है। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजनाओं और उसे अमली जामा पहनाने की चुनौतियों पर। और चर्चा में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ जुड़े हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व राजदूत हैं। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही राजेंद्र हर्षे हैं मेरे साथ, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करना चाहूंगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बाइडेन शायद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इतने चुनौतीपूर्ण भरे माहौल में जो है राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे। और बाइडेन ने कहा भी है कि संकट बड़ा है, रास्ता मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अमृता जी, क्योंकि मेरे विचार से आपने ठीक कहा है। जो 75 साल हो गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए और उसके बाद भी चुनौतियां आई हैं। पहले तो 40-45 साल तक 1990 तक कोल्ड वॉर शीत युद्ध चलता रहा और उसके बाद तो अमेरिका करीब 10 साल के लिए यूनिपोलर वर्ल्ड में वो राज कर रहा था। उसके बाद भी चुनौतियां आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2001 में, 9/11 अटैक हुए उनके ऊपर। परंतु आपने ठीक कहा है, जो ऐसी चुनौतियां पहले कभी नहीं आई हैं। क्योंकि सबसे पहले तो है जो आप बता रही थी, जो ये कोविड-19 पेंडेमिक जो है, ये महामारी जो है, इस जैसी महामारी हमने पिछले 100 साल में अभी तक नहीं देखी। इतना ज्यादा क्राइसिस जो पूरा दुनिया गुजर रहा है उसमें, वो दुनिया ने पहले नहीं देखा है। और उसके साथ साथ जो वहां पर आर्थिक क्षति पहुंची है, न केवल अमेरिका में परंतु पूरी दुनिया में 190 देश हैं जो कि प्रभावित हुए हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस महामारी से। और उसके साथ साथ जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, वो सब भी उन सब देशों में बढ़ी है। और सबसे ज्यादा तो ये अमेरिका को इसका फल भुगतना पड़ रहा है। वहां पर कितने ही लाखों लोग वहां पर पीड़ित हैं इससे, कितने ही लाखों लोग वहां पर मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है इस महामारी से। तो ये तो 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती है वहां पर जो बाइडेन को अब उससे जूझना पड़ेगा, वो है वहां पर रेस रिलेशंस की। हमने देखा है जो अभी पिछले हाल में ही जॉर्ज फ्लॉयड की मिनियापोलिस में, मिनेसोटा में कैसे पुलिस वालों ने उनकी गर्दन पर दबोचकर उनकी हत्या हो गई थी। तो और फिर उसके बाद कितना ज्यादा ब्लैक लाइव्स मैटर के वहां पर प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए। तो वहां पर जो रेस रिलेशन है और उसके साथ साथ एकदम जो वहां की पॉलिटी है, वहां के जो लोग हैं, उनके बीच में ऐसी दरार पड़ गई है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, एथनिक तरीके से, श्वेत लोग और अश्वेत लोगों में। तो ये जो दरार है, इसको भी उन्होंने
पाटना है, इसको भी उन्होंने ठीक करना है। जी। और उसके साथ साथ ये तो उनकी घरेलू चुनौतियां हो गई, उसके साथ साथ बाहर की चुनौतियां हैं, जैसे आपने कहा क्लाइमेट चेंज की, पर्यावरण की, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2017 में आते ही उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से पीछे हट गए थे, तो उसको ज्वाइन करना है। उसके साथ WHO, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसमें से राष्ट्रपति ट्रंप निकल गए थे, तो उसको उन्होंने उसको देखना है, जो कैसे अमेरिका की लीडरशिप, अमेरिका का नेतृत्व पूरी दुनिया में वो कैसे स्थापित कर सकते हैं। और आखिर में मैं कहूंगा, आखिर की बात तो नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो चीन की चुनौती है। चीन एकदम इतना देश उभर कर आया है, चाहे सैन्य शक्ति से, राजनीतिक शक्ति से, सामरिक शक्ति से और आर्थिक तरीके से इतना बड़ा, और उसमें इतना ज्यादा अग्रेशन हो गया है, हमने देखा है, न केवल भारत के विरुद्ध, न केवल साउथ चाइना सी में, परंतु पूरी दुनिया में उसके जो अग्रेशन है, उसके साथ कैसे जूझा जाए, उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जी बिल्कुल राजेंद्र, हर्ष जी, जैसा कि अशोक जी भी कह रहे थे कि तमाम चुनौतियां हैं, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चे पे हो, वैश्विक नीति के मोर्चे पर हो, घरेलू मोर्चे पर हो। अमेरिका में एक सर्वे हुआ है जिसमें ये बात सामने आई कि जो अमेरिकन लोग हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, अगर हम डेमोक्रेट नेता बराक ओबामा की बात करें तो उनके कंपैरिजन में जो बाइडेन से उम्मीदें जो हैं वो लोगों को कम हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? और जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि पद संभालने के 10 दिनों के भीतर जो उन्होंने 4 बड़े पॉइंट गिनाए हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो, बीमार अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हो, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय अन्याय से संबंधित 4 अहम मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि हम निर्णायक कदम उठाएंगे। कैसे देखते हैं राजेंद्र, हर्ष जी, इन सभी मुद्दों को? बहुत सही सवाल किया। हालांकि पहली बार मैं कहना चाहूंगा कि अशोक जी और मैं बहुत सारे मुद्दों से एक दूसरे से सहमत हूँ जी, लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो इतना अच्छा सवाल है। मैं समझता हूं कि जब ओबामा जी ने प्रेसिडेंट पद ग्रहण किया तो बातें अलग थी, उनमें एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी, उनका एक विजन था, लेकिन उसी वक्त ऐसा कुछ बदलाव अमेरिका में धीरे धीरे आने लगा जहां लोग रेस के बारे में, एथनी के बारे में जोर से सोचने लगे और उसका प्रचार ओबामा जी के सेकंड टर्म में बहुत ज्यादा हो गया। यानी ट्रंप नाम का एक जो फिनोमिना है उसका कारण ओबामा का अध्यक्ष बनना ही है, ये मानता हूं मैं। यानी पहले कभी भी इस तरह से मल्टीकल्चरल अमेरिकन सोसाइटी में ओबामा जैसा आदमी, जिसका अफ्रो अमेरिकन लोगों से भी कोई रिश्ता है, केनिया से भी कोई रिश्ता है, ऐसा व्यक्ति कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था अमेरिका का। बहुत सारे लोगों को खरीद, और लगातार दूसरी टर्म में उनके ओबामा के एक प्रोपेगेंडा किया गया जिसमें व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की बात की गई थी, जिसमें दूसरी एक अहम बात की गई थी, वो ये थी कि माइग्रेशन पर कुछ लगाम लगाया जाए। मुसलमान देशों के बारे में बात हमेशा होती थी, और सबसे अहम बात मैं समझता हूं कि अमेरिका का एक ग्लोबल स्वरूप था, एक महासत्ता होने के कारण उनको दुनिया की चिंता थी, एक बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी की हैसियत से वो काम हमेशा द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते थे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, यानी पहले अमेरिका का इंटरेस्ट देखना चाहते थे, और एक बड़ा विचित्र टर्न अमेरिका में आ गया। और उसके साथ साथ ही एक इंटरनल पोलराइजेशन जो होता है, बांटने लगे लोगों को, व्हाइट, ब्लैक, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और ये जो ट्रंप के जमाने में हुआ, इससे एक अंदर से एक डिवाइडेड कंट्री अमेरिका बन के उभर आई है जी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चुनौती नए अध्यक्ष के सामने है, और उसका विचार उनको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं समझता हूं जो अशोक जी ने बात कही कि कोविड-19 बहुत तेजी से उसका इन्फेक्शन सारे अमेरिका में हुआ, हर रोज कुछ लोग मरते थे, और इतने लोग इन्फेक्टेड होते थे कि उनका इलाज करना असंभव था, और वो ही आज हो रहा है। तो कोविड पर भी कोई ठोस कदम उठाना, ये भी नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इकोनॉमी तो इतनी खराब हो गई है अमेरिका की, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, और नए रोजगार कैसे मिलेंगे, कैसा उस पर विचार होगा, ये भी एक चुनौती अमेरिका के सामने है जी। इसके साथ साथ जो रेशियल जस्टिस देना है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स, वो तो
इंक्लूसिव समाज बनने के लिए बहुत जरूरी है, और वो भी उनके साथ है ये बात। अब जो बातें कुछ अशोक जी ने विदेश नीति के बारे में नहीं कही, जैसे चीन का बढ़ता हुआ साम्राज्य कहिए, अब बढ़ती हुई महासत्ता हो रही है, वो साउथ चाइना सी में उनका बहुत बड़ा उनका प्रभुत्व आने लगा है। उसी तरह सारे पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक में चीन का जो उदय हो रहा है, जितना डोमिनेंस हो रहा है, उस पर भी चाइना को ध्यान देना पड़ेगा जी। उसके साथ साथ पेरिस अकॉर्ड जो है वो भी एक अहम बात है अपने, और मैं अमेरिका जैसा देश पेरिस अकॉर्ड के बाहर रहना, ये भी एक विडंबना मैं समझता हूं। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहां अमेरिका नहीं होना, ये भी एक विडंबना है। या ईरान का जो एक एग्रीमेंट हो गया था, और एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल एग्रीमेंट की वजह से ईरान न्यूक्लियर रास्ते से अच्छी तरह से जा रहा था पीसफुल कारणों के साथ जी। अब वो ईरान यूरेनियम चलाने लगा है, बढ़ाने लगा है उसकी ताकत, और ये भी एक चुनौती है कि ईरान को कैसे देखा जाए। उसी तरह अफगानिस्तान कि तालिबान के साथ आखिर अमेरिका क्या करेगी, समझौता करेगी? क्या वो एक आतंकवादी संगठन है, तो सरकार के साथ क्या करेगी? तो इस तरह के बहुत सारे देश और विदेश के मामलों में मुद्दे हैं जिनका सामना बाइडेन को बहुत ताकत से करना पड़ेगा, और सब लोगों को साथ लेकर। यानी ऐसा है कि रिपब्लिकन सपोर्टर्स भी इतने हैं, और वो भी उनको भी साथ अगर ले नहीं चले तो ये काम बन नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है जी। बिल्कुल अशोक जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जो बातें, जो मुद्दे राजेंद्र हर्षद जी ने उठाए हैं, हमने देखा कि ट्रंप के पिछले 4 साल के शासनकाल में किस तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उसमें से अमेरिका बाहर हुआ। जो बाइडेन क्या उसी राह पर चलेंगे, या हम उम्मीद करें कि रीज्वाइनिंग या फिर उन कम्युनिटीज में वापस आना ये रास्ता होगा जो बाइडेन के नेतृत्व में? आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए अमृता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और मैं सबसे पहले कहूंगा जो ये केवल ये नहीं बात है जो वो उन समितियों में या उन एजेंसीज में जिनसे वो बाहर निकले हैं जी, उसमें वो जाएंगे। उससे पहले जो वो करेंगे, देखिए उन्होंने कहा है जो इस 4 साल में ट्रंप के शासन में अमेरिका ने जो अपना नेतृत्व है पूरी दुनिया का वो खो दिया है, क्योंकि उनके जो नेतृत्व की जो नींव थी वो थी उनके अलायंसेस। मतलब चाहे वो यूरोप के साथ हो उनके अलायंस, या नेटो के साथ हो अलायंस, कनाडा के साथ उनके अच्छे संबंध, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में चाहे जापान हो या साउथ कोरिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये सब भी जो उनके अलायंसेस थे, जो भी संबंध थे, उनको उन्होंने एकदम तहस नहस कर दिया। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो बाइडेन ने काम करेंगे और करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा जब 7 नवंबर को अनाउंस हुआ, जो वो निर्वाचित हो गए हैं, जब भी वो रिजल्ट्स आए, तो उसके बाद से ही उन्होंने, जो बाइडेन ने सबसे पहले फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इन सब देशों के नेताओं से बात की, क्योंकि वो जो यूरोप के साथ उनका जो अलायंस है, जो संधि है, जो उनके संबंध है, उनको वो और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से बात की। फिर प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई 17 को, क्योंकि वो जानते हैं जो एक लोकतंत्र के सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत की भूमिका भी आगे ले जाते हुए इन सभी चुनौतियों से डील करने के लिए, जो आपने भी बताई अमृता जी और जो राजेंद्र हर्षद जी भी बता रहे थे, चाहे वो कोविड हो, हेल्थ हो। आपको याद होगा जो जब 17 नवंबर को बातचीत हुई थी दोनों नेताओं की, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट का किया था, उसमें उन्होंने 3 चीजों को गिनाया था। एक कहा था कोविड, मतलब जो भी है स्वास्थ्य के मामलों में, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, और तीसरा है इंडो पैसिफिक। ये 3 चीजें हैं जो कि, और इंडो पैसिफिक में अगर हम देखें तो चीन का मुद्दा सबसे आगे आता है। उसके बाद में आपके जो प्रश्न है WHO, वो एकदम मेरे विचार से पहले दिन ही वो ज्वाइन कर लेंगे। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड पहले दिन ही वो ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद और भी हैं, देखिए यूनेस्को से वो बाहर निकले हैं, और WTO में उन्होंने पिछले साल से 2019 से उन्होंने जो वहां की एपेलेट बॉडी है अमेरिका ने, उसको अप्रूव नहीं किया था। तो ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं इसमें ये फिर से जाएंगे। और एक मैं ये भी बताऊंगा जो जिसका हर्षद जी ने अभी जिक्र किया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान के साथ। तो ईरान के साथ भी उन्होंने कहा है, जो उनकी बहुत मंशा है, उनकी बहुत इच्छा है,
जो 2015 में एकॉर्ड बना था उसको स्ट्रेंथन किया जाए और उसको एक्सटेंड किया जाए, मतलब उसको जो अभी 5 साल में होना है उसको और आगे ले जाया जाए। परंतु मुझे लगता है जो इसमें उनको, आप प्रोग्राम में इसके बारे में और आगे बात करेंगे शायद, परंतु इसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि ईरान इसको स्ट्रेंथन करने में और इसकी अवधि आगे बढ़ाने में वो राजी नहीं होगा। तो हमें देखना होगा जो चुनौतियां सामने आती हैं उनका निवारण, उनका हल वो कैसे निकालते हैं। जी बिल्कुल, आपने चुनौतियों की बात की है। राजेंद्र जी, अगर मैं चुनौतियों की बात करूं बाइडेन के जो नए राष्ट्रपति बन रहे हैं उनके लिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना उनकी एक बड़ी चुनौती है, साथ ही आर्थिक असमानता को खत्म करना। हम जानते हैं कि बीते 5 दशकों में अमेरिका में आय असमानता जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल वहाँ पर 18 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो कहा है कि टैक्स बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कहा है कि ट्रंप के लिए गए कुछ फैसलों को वो बदलेंगे। वो बड़ी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 21% से बढ़ाकर 28% तक करेंगे। लेकिन क्या ये जो एजेंडे हैं, ये जो फैसले वो लेने की सोच रहे हैं, जिसकी वो पहले घोषणा भी कर चुके हैं, कितना आसान होगा उनके लिए फिलहाल आने वाले दिनों में? ऐसा है कि देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमेशा सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस की बॉडी, जुडिशरी और लोगों को साथ लेके जाना पड़ता है। हालांकि अध्यक्ष की पावर बहुत होती है, लेकिन सबको साथ लेके चलने से सारा मामला हल हो सकता है। लेकिन जहां तक जुडिशरी का सवाल है, वहां तो कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली हुए वो जो हमेशा इनके साथ कोऑपरेट करेंगे, वैसा नहीं। और आज ट्रंप बाहर गए हो, लेकिन ट्रंप का अपील तो नहीं गया है ना, यानी अभी भी कांग्रेस में उनका विरोध करने वाले लोग भी होंगे। तो किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके भी अपने इंटरेस्ट है। एकदम टैक्स लगाना शुरू कर दोगे तो मानेंगे नहीं। बेकारी का मुकाबला करने के लिए बहुत नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। वो कैसी बनाएंगे? अच्छा, अमेरिका का एक स्थान सारे दुनिया की इकोनॉमी में हमेशा रहा है और वो स्थान पैसे प्रस्थापित किया जाएगा फिर से, वो भी एक बड़ी चुनौती है जी। ऐसा था कि अमेरिका बाय ऑल मीन्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पावर, लेकिन आज वो केवल मिलिट्री सुपर पावर है। आज अमेरिका को चैलेंज करने वाले देश भी है, जैसे जापान हो, एक तरह से जर्मनी हो, चाइना, बहुत बड़े मायने में ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो एक तो मल्टीलैटरलिज्म का आधार लेके आगे बढ़ना है सबको। और ये अगर वो बाइडेन साहब मानेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कभी मल्टीलैटरलिज्म से काम नहीं किया और इसलिए उन्हें ईरान का भी त्याग कर दिया था। मल्टीलैटरलिज्म पर विश्वास करना और उसकी ताबील करना, ये तो उनको करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा मुद्दा मैं उसमें कहना चाहता हूं कि अगर इनका ईरान के प्रति थोड़ा सा उन्हें नरमाई अपनाई तो वो 2015 वाला एग्रीमेंट था वो रिवाइव किया जा सकता है एक तरह से। और ईरान से अमेरिका अगर थोड़ा सा भी अच्छा समझौता करे तो उसका भारत को फायदा होगा, क्योंकि यहां हम उनका तेल लेते हैं लगातार और एक हम बड़े प्रेशर में थे कि अमेरिका और ईरान के संबंध अच्छे नहीं और हमारा तेल का व्यापार कैसे होगा। तो मैं समझता हूं कि मल्टीलैटरलिज्म इज अ की। अगर मल्टीलैटरल सबके साथ काम करोगे तो कुछ ना कुछ सुलझ सकता है मुद्दा। दूसरी बात है कि सब देशों को आज कोविड के खिलाफ लड़ना है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो और यूरोप के देश हो और अमेरिका हो। तो वो कैसे लड़ा जाएगा, इसलिए भी मल्टीलैटरलिज्म की बहुत जरूरत है। और आज मैं समझता हूं कि मध्य एशिया में और यूरोप में रशिया अमेरिका का बहुत बड़ा शत्रु कह सकते हो या राइवल है, और पैसिफिक रीजन में चाइना है। तो अमेरिका को और बाइडेन को दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके कुछ अंतर्गत जो नियम है सारे वो इंप्लीमेंट करते वक्त कांग्रेस, जुडिशरी और अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी साथ लेके एक बायपार्टीजन कंसेंसस के साथ करना पड़ेगा। और जो सारे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं वहां बाकायदा उनको मल्टीलैटरलिज्म का आधार लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये सब मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये सारा अभी ना अमेरिका भी डिक्लाइनिंग पावर है, जिस तरह से वो बहुत पावरफुल देश था एक जमाने में, वो आज स्थिति नहीं है। और उसके अनेक कारण है, लेकिन ये सारा
ध्यान में रखते हुए उनको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सभी को साथ लेकर चलना। अशोक सज्जनहार जी, अगर हम भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें, पिछले कुछ सालों में अपने चरम पर हैं ये संबंध, काफ़ी तेज गति से जो संबंधों में है प्रगाढ़ता और जो गर्मजोशी है वो हमने देखा ट्रंप के शासनकाल में भी। जो बाइडेन के साथ अब क्या उम्मीद करते हैं, चाहे हम रक्षा सौदों को लेकर बात करें या इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें या फिर अमेरिका की चीन को लेकर नीति, इस्लामिक आतंकवाद को लेकर नीति, जो कि भारत के मुख्य एजेंडे में है, कहीं ना कहीं जो बाइडेन इस पर किस तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो दो तीन मैं जनरल पॉइंट्स कहता हूं जो हमारे संबंध अच्छे होने शुरू हुए जब बिल क्लिंटन यहां पर आए थे मार्च 2000 में। तो पिछले 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, जो चाहे कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो या कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो, परंतु जो हमारे संबंध हैं वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, जो राष्ट्रपति ट्रंप जब आए थे तो तब कहा जा रहा था जो इन्होंने तो कभी सेनेटर रहे हैं, ना कभी कांग्रेसमैन रहे हैं, ना कभी गवर्नर रहे हैं, तो इनको तो कोई अनुभव नहीं है कोई सरकार में काम करने का, तो इसीलिए पता नहीं उनका कैसा रवैया होगा। और आते ही उन्होंने जो बराक ओबामा ने काम किए थे, जैसे ये न्यूक्लियर डील हो ईरान के साथ, क्लाइमेट चेंज पेरिस का हो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे, ओबामा केयर जो अपना डोमेस्टिक हेल्थ इशू था, तो बहुत सारे ऐसे इशू थे जो ओबामा की, जिनको कहा जाता था उपलब्धियां हैं, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया। परंतु भारत के साथ जो संबंध हैं, आपने देखा है जो वो अपनी चरम सीमा पर ही चलते रहे। तो मैं कहूंगा बाईपार्टिसन सपोर्ट है वहां पर, तो इसीलिए भारत के साथ संबंध उनके अच्छे जाते रहेंगे। जहां तक आतंकवाद का है, मेरे विचार से उनका भी रवैया बिल्कुल वही रहेगा, पाकिस्तान के विरुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध बिल्कुल वही रवैया रहेगा। कुछ कहा जा रहा था जो शायद वो चीन के साथ कुछ नरमी दिखाएं, क्योंकि उन्होंने चीन को अच्छी तरह जानते हैं और उनके अच्छे संबंध रहे हैं, और इंडो पैसिफिक में शायद इतना वो ध्यान नहीं दें, परंतु उन्होंने आते ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक अपना इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर रखा है, मिस्टर कर्ट कैम्पबेल को, जो कि बहुत ही सीनियर अफसर है वहां पर विदेश मंत्रालय में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और तो इसीलिए चीन के साथ भी उनका जो दबाव है वो बना रहेगा। और हमेशा से जो बाइडेन ने, क्योंकि उनका तो तजुर्बा है 1970 से, 50 साल से वो रहे हैं वहां पर, और 2006 में अमृता जी उन्होंने कहा था, जो मैं ये उम्मीद करता हूं जो 2020 में भारत और अमेरिका के संबंध सबसे गहरे और सुदृढ़ होंगे। और अब यही भाग्य की बात है जो वो स्वयं आ रहे हैं राष्ट्रपति बनकर, और जब वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु संधि थी, न्यूक्लियर डील थी, सिविलियन न्यूक्लियर डील, उसको भी उन्होंने अप्रूव कराने में बहुत सहायता दी थी। तो मुझे तो पूरा यकीन है, केवल उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन है जो भारत और अमेरिका के संबंध अगले वर्षों में और भी सुदृढ़ होंगे और गहरे होंगे और ताकत आएगी। बिल्कुल। राजेंद्र हर्ष जी, हम भारत के साथ अमेरिका के संबंधों की बात कर रहे हैं, ट्रेड इकोनॉमी की बात करें या फिर H1B वीजा, इमिग्रेशन पॉलिसी, क्या हम बाइडेन शासनकाल में इसमें कुछ सॉफ्ट रुख देखेंगे? जरूर, दो तीन बातें इसमें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात जो अशोक जी ने कह दी वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है अमेरिका के लिए और भारत के लिए। अगर वो चाइना को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, चाइना को दिखाना चाहते हैं अपनी जगह, तो भारत की दोस्ती उनके लिए बहुत अहम है। और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया टुगेदर, ये सब लोग मिलकर, सब देश मिलकर उनको कर सकते हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा कि माइग्रेशन का और स्टूडेंट पॉपुलेशन का, तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है, वहां सभी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, और भारत से कितने सारे छात्र वहां F1 वीजा पे चले जाते हैं। तो ये जरूर होगा कि अब लोग कोविड की वजह से वहां जा नहीं पा रहे, इसलिए एडमिशन हो नहीं अमेरिका में, लेकिन भारत देखिए बहुत सारा पैसा खर्चा विदेशों में करता है। हमारे कितने छात्र मैंने देखा है, येल, हार्वर्ड, शिकागो, बर्कले, स्टैनफोर्ड, या एकदम दुर्गम किस्म के यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र है, और उनको वो बुभा होगी क्योंकि अमेरिका में ऐसा है कि दे हैव लार्जेस्ट नॉलेज प्रोड्यूसिंग एपरेटसेस। ये नॉलेज प्रोड्यूसिंग का उनका जो व्यवसाय है उसमें देखिए बहुत फायदा होता है कि उनकी फीस
बहुत होती है और हमारे लोग देने के लिए तैयार है। तो इसलिए वीजा के रूल थोड़े से रिलैक्स और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, वहां लोग पहुंच जाएंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तान जरूर कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाएगा और चाइना उसको जरूर सपोर्ट देगा, और ये एक हमारे लिए चुनौती होगी, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए। और किस तरह से ये लगातार भारत को डिफेंड करना पड़ेगा ये समय ही बता सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजिक व्यू ले लो तो मैं समझता हूं कि हर साल के साथ अमेरिका का भारत के संबंध दोनों के अच्छे ही होते जाएंगे, ये मेरा भी अनुमान है, और वो शायद सही होगा। जैसे समय जाएगा वैसे हमें पता चलेगा। बिल्कुल, और भारत भी यही उम्मीद कर रहा है कि संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिला के चुनौतियां जो हैं बहुत ज़्यादा है जो बाइडेन के सामने, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अमेरिकी जनता है उनको उम्मीदें उतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, आर्थिक असमानता दूर करना, नस्लीय भेदभाव और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ फिर से खुद को जोड़ना, तमाम जो रास्ते हैं उन पर कैसे चलेंगे जो बाइडेन, ये देखना होगा। फिलहाल जो बाइडेन आज शपथ ले लेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर, और उनके आगे के शासनकाल के लिए उनको शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।